सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया ही जो है अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, बिल्कुल ही सब कुछ न्यू। तो आज के हमारे सब्जेक्ट का जो है टॉपिक रहने वाला है और इसकी सबसे पहली वीडियो सब्जेक्ट की बनेगी। तो प्रभु का नाम लेकर जो है शुरू करा जाए। लैंड लॉ, ठीक है जी। तो लैंड लॉ नाम से समझ आ रहा है ज़मीन की बातें होंगी, बड़ा सिंपल है। देख लेते क्या कह रहा है ये। इंट्रोडक्शन के पहले आंसर हम स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया ओवर 70% ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरियाज विद मेजॉरिटी डिपेंडिंग ऑन लैंड बेस्ड एक्टिविटीज फॉर देयर लाइवलीहुड। तो इंडिया के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि इंडिया के अंदर जो है मैक्सिमम 70%, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन हो एक तरीके से 70% जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर जो है रहती है। और उनका मेन जो खाने पीने का धंधा पानी है वो एग्रीकल्चर लैंड से ही गवर्न होता है। मतलब कि एग्रीकल्चर चीज़ों के अंदर खेती बाड़ी और इन सब में ही वो जो है लगे हुए हैं। They also have greater bargaining power since they are in the position to control not only the direct benefit arising from their land but also to share in benefits derived by laborers who work on their land. तो इसके अंदर जो है उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत तगड़ी होती है। वो सिर्फ इसी काम के अंदर नहीं है कि वो सिर्फ बनाकर बेच लेन देन रहे हैं ये सब, लेकिन कहीं हायर भी तो करते हैं ना फार्मर्स को। कईयों की ज़मीन होती है, फार्मर्स को लेते हैं और उनको अपनी ज़मीन पे काम करने को बोलते हैं, तो उनसे भी तो बार्गेन करेंगे वो। ये तो है नहीं कि फार्मर जो भी बोले उसी हिसाब से अपने उसको इनकम दे दिया, फिर पैसे दे दिए उसे, ठीक है जी। सो इन दिस कंटेक्स्ट लैंडलेसनेस इज द मेन कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी। तो रूरल पॉवर्टी का मेन कॉज हो गया लैंडलेसनेस, मतलब कि ज़मीन ना होना। ये एक कारण जो है हमारा बन जाता है। सो द सोल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम लाइज इन द इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन। तो जो ऊपर की जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है, इसमें एक्टिव लैंड लेजिस्लेशन जो है हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, कोई रिफॉर्म लाना पड़ेगा लैंड लेजिस्लेशन के लिए। क्या है अब लैंड रिफॉर्म, देख लेते हैं भैया। इसको भी कन्फर्म डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लैंड रिफॉर्म इट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम दोज हु हैव एक्सेस ऑफ लैंड टू दोज हु हैव none with the objective of increasing the income and bargaining power of the rural poor। मतलब क्या हुआ इसका, लैंड रिफॉर्म का जो हम यहाँ पर बातचीत करना चाह रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करें कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ लैंड, मतलब किसी एक आदमी के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन हो चुकी है, उसको वहाँ से हटाकर थोड़ी जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको भी थोड़ी बहुत दे दें। मतलब थोड़ा थोड़ा एक हर कोई मिल बांट के खाओ, इस तरीके से नहीं कि एक ही जगह पर सारा जो है मिल गया। सो द मोस्ट ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ लैंड रिफॉर्म इज इक्विटी। तो बड़ा आसान हो गया, लैंड रिफॉर्म का सबसे मोस्ट फेवर जो आर्ग्यूमेंट है वो है इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। सो द डिफेक्ट एग्जिस्टिंग विद द इंडियन अग्रेरियन स्ट्रक्चर हाईलाइट्स द नीड फॉर लैंड रिफॉर्म। अब जो इंडियन अग्रेरियन स्ट्रक्चर, मतलब जो एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसके अंदर हमें साफ साफ पता चलता है कि यार हमें लैंड रिफॉर्म की जो है वो सख्त ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट देयर वॉज नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द होल्डिंग। तो वही चीज़ हो गई, एक ही जगह पर कई सारा ना एकत्रित हो जाए, कंसंट्रेट ना हो जाए, सबको थोड़ा थोड़ा हो जाए, सबको मिल जाए, ताकि हर कोई जो अपना काम धंधा कर सके। स्टडीज इंडिकेट दैट द स्मॉल सेल्फ ओन्ड फार्म्स आर मोर प्रोडक्टिव देन द लार्ज होल्डिंग। ये भी एक स्टडी ने बोला है कि जितना ज़मीन छोटी छोटी हिस्सों में बटी होगी और उसको छोटे छोटे लोग जो है वो, मतलब लोग तो छोटे कैसे हो सकते हैं, मतलब ज़मीन छोटी छोटी बटी हुई है और हर किसी के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, तो वो उसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा, अच्छे से उसकी प्रोडक्टिविटी निकाल पाएगा, उसकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उससे अच्छे से बना पाएगा, रैदर देन कि तुम्हारे पास एक बहुत ही एकड़ों के अंदर बहुत सारी ज़मीन है, ना तुम उसको मैनेज कर पाओगे, ना उसमें से अच्छा से वो कर पाओगे, प्रोडक्शन कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है ज़मीन की। सो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। तो वही चीज़ हो गई, जितने ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी उतना ही अच्छा हमारे यहाँ, क्योंकि भाई खाना वहीं से बन रहा है, मतलब रॉ मटेरियल जो होगा जैसे आलू टमाटर प्याज ये सब वहीं से बन रहे हैं, वहीं से जितना वो ज़्यादा बनाएंगे उतना ही हमारे यहाँ पर फूड की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, उतना हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी जो है यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर कंटिन्यूशन में रखते हैं वीडियो को। अब देख लेते हैं अग्रेरियन रिलेशन लैंड रिफॉर्म्स इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। अब क्या एग्रीकल्चर के जो रिलेशन थे, एग्रीकल्चर के इश्यूज़ या कुछ भी कह लो आप, वो सब डिस्कस करेंगे हम प्री इंडिपेंडेंस जब इंडिया हुआ था उससे पहले क्या सीन था। देखो, उस टाइम पर जो पहला हमारा मेन सिस्टम होता था वो था ज़मींदारी सिस्टम। क्या है सिस्टम में, इट वॉज द क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर लेने की, जो ज़मींदारी सिस्टम है वो ब्रिटिश रूल ने बनाया, ठीक है। सो सिस्टम वॉज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स लाइक जागीरदारी, बिस्वेदारी एक्सेट्रा। तो एक स्पेलिंग बता देता हूँ, JAGIRDARI जागीरदारी और कॉमा लगा के बिस्वेदारी BISWEDARI।
तो ठीक है, तो सिस्टम वाज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। इसको जो जमींदारी सिस्टम था इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जागीरदारी सिस्टम, बेसवारी सिस्टम एक्सेट्रा। यहाँ पर मैंने कुछ ही नाम लिखे। अंडर दिस सिस्टम द जमींदार वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर हु कुड मॉर्गेज, बिक्विथ एंड सेल द लैंड। अब बिक्विथ का क्या मतलब होता है? बिक्विथ का मतलब होता है विल, इच्छा, ठीक है जी। सो अंडर दिस सिस्टम जो ज़मींदार है, जो बंदा है, उसे ज़मींदार बोलते थे, और वो बिल्कुल सोल ओनर हो गया ज़मीन का, यूँ समझ लो इसे। वो कुछ भी करे उस ज़मीन के साथ, उसको गिरवी चढ़ाए, मॉर्गेज करे, मतलब बिक्विथ करे, मतलब इच्छा अनुसार कुछ भी करे वो। एंड सेल द लैंड, चाहे तो ज़मीन बेच भी देगा वो, ठीक है। सो द स्टेट हेल्ड दैट ज़मींदार रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इन डिफॉल्ट thereof the land could be confiscated and sold out। ये सारी पावर भी जमींदार के पास आ गई जी, ठीक है। the states and revenue demand was fixed, मतलब कि the state demand was fixed at 89% of the rental leaving only and 11% with the जमींदार। ये कुछ बांटा हुआ था इन्होंने अपने उस टाइम पर, कितना इतना परसेंटेज में जो है रहेगा। अब इसके अंदर कंडीशन देख लेते हैं। परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट वर मेड इन बंगाल, बिहार, ओडिशा, बनारस एंड डिवीजन ऑफ द यूपी एंड रफली कवर्ड 19% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ज़मींदारी जो सेटलमेंट है काफ़ी जो है उस टाइम पर फैला हुआ था, इससे हमें ये पता चल जाता है। तो ज़मींदारी सिस्टम में समझ आ गया, सोल ओनर है, वो कुछ भी करे। दूसरा सिस्टम उस टाइम पर भाई कौन सा, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, याद करो, कहीं तुम लिखते लिखते मैं भूल ही गया क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंट एरा में जो है एग्रीकल्चर का क्या सीन होता था। दूसरा इसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो है रॉटवारी सिस्टम, RYOTWARI, रॉटवारी बोलेंगे या रॉटवारी बोलेंगे, देख लेना इसे क्या प्रोनाउंसिएशन होगी। सो द रॉटवारी सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम एवरी रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड एंड वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट। तो प्रोप्राइटर माना जाएगा उस लैंड की, जितने भी पेमेंट वगैरह होंगी वो सब जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी स्टेट को जो है पेमेंट करनी है उसको, ठीक है। He had the right to sublet his land holding to transfer mortgage and sell it। उसी ज़मींदारी से जैसा सा समझ लो इसे कि उसके पास भी पूरी पावर है कि वो मॉर्गेज कर सकता है, सेल कर सकता है उस ज़मीन को, वो सब कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। He was not evicted from his holding by government so long as he paid the state demand of the land revenue। जो भी स्टेट ने जो भी टैक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं और वो पे करता रहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाए रहे, वो अपना ज़मीन को जो है चलाता रहे, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उस पर जो है जनरेट करता रहे, बनाता रहे। In Madras Presidency, the first land revenue settlements were made in the Baramahal BARAMAHAL district, Baramahal districts after its acquisition by the company in 1792। ठीक है जी। अब कह रहे थे state demand was fixed in the money and had no connection with the actual yield of the holding और द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द मार्केट। तो जो स्टेट डिमांड जो थी वो फिक्स्ड थी, मतलब ये नहीं कि वो मार्केट रेट से ऊपर नीचे हो, स्टेट फिक्स्ड डिमांड थी कि भाई हमें इतना तुम पैसा देते रहो, अपना ज़मीन जो है तुम अपने पास रखे रहो। सो द रॉटवारी सेटलमेंट वर मेड इन मेजर पोर्शन ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज इन असम एंड इन सम इन अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवरिंग रफली 51% ऑफ द एरिया। तो मतलब ये भी काफ़ी फैला हुआ बिजनेस था इनका, मतलब सिस्टम था। तीसरा सिस्टम आ जाता है मालवारी सिस्टम, द मालबाहरी सिस्टम। एक बार स्पेलिंग लिख लो, MAHALWARI सिस्टम, ठीक है जी। सो द मालवारी सिस्टम क्या है इसके अंदर? अंडर द सिस्टम द विलेज वाज द यूनिट फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। बड़ा आसान हो गया, मालवारी सिस्टम के अंदर बड़ा आसान है कि जो विलेज है वही कलेक्शन यूनिट बन जाता है, इसमें कोई स्टेट वेट का सीन नहीं था, ठीक है। सो द मालवारी सिस्टम कवर्ड 30% ऑफ द लैंड इन इंडिया। तो उसमें 30%, ये थोड़ा सा कम लगा हमें, किसका कवरेज कम थी। अंडर द सिस्टम द विलेज कम्युनिटी वाज द ओनर ऑफ ऑल फॉरेस्ट लैंड, पेस्चर्स एंड अदर कॉमन लैंड इन द विलेज। तो विलेज जो भी वो डेजिग्नेटेड विलेज है वो सबका ओनर हो गया, मतलब जितनी भी ज़मीन है, सब कुछ है, जो भी पैचेस हैं, पेस्चर्स हैं, कोई भी और अदर लैंड है, सबका ओनर वो हो गया और सब पे वो टैक्स कलेक्ट करेगा। टैक्स का मतलब एक तरीके से फिक्स पेमेंट लेते थे ये। अब आ जाते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन 5 ईयर प्लान। क्या 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा कुछ लैंड रिफॉर्म्स की बातचीत करी गई है? बिल्कुल जी करी हुई है। देखते क्या है। द गवर्नमेंट स्टार्टेड विद द प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द फार्मर्स इन रिगार्ड टू देयर ओनरशिप ऑफ लैंड। तो सबसे पहले तो भैया ओनरशिप की यहाँ पर बात होनी चाहिए। अगर कोई किसी एक विलेज को बना दिया जाएगा ओनर, या किसी एक पर्टिकुलर बंदे को बना दिया जाएगा जैसे ज़मींदार के अंदर था, या किसी स्टेट को जो है सिस्टम ओनर बना दिया जाएगा, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी यार। किसी के ऊपर जब उसको पता है कि ये चीज़ मेरी है ही नहीं तो उसको उस तरीके से यूज़ नहीं करेगा। तो द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द फार्मर्स इन रिगार्ड टू देयर ओनरशिप ऑफ लैंड। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो ताकि ये लोग अपनी चीज़ खुद समझें और उसको उस हिसाब से जो है फिर यूज़ करें। सो द फर्स्ट प्लान रिकॉग्नाइज दैट द पैटर्न ऑफ ओनरशिप एंड कल्टिवेशन वाज फंडामेंटल इशू ऑन द नेशनल डेवलपमेंट।
सबसे पहली चीज़ इन्होंने 5 ईयर प्लान में यही देखी कि यार जो ओनरशिप का सीन है ना, वो यहाँ पर हमें सुधारना है, ठीक है। सो द पॉलिसी एलैबोरेटेड इन सेकेंड प्लान वॉज टू रिवोक सच impediments in the way of agricultural production as had arisen from the character of the agrarian structure। तो वही चीज़ हो गई, रिमूव सच, ये जो उल्टी सीधी चीज़ें जो है इसको रिमूव करके अच्छे से इसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो द थर्ड प्लान बनाया यार, इम्प्लीमेंट ऑफ द इवॉल्व्ड पॉलिसी ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान, मतलब ये थर्ड प्लान की बात कर रहा है ये, ठीक है। एंड एम्बॉडीड ड्यूरिंग द and embodied in legislation on the various aspects of land reform undertaken by the state in pursuance of the accepted policies। तो जो accepted policies जो है उसी को जो है यहाँ पर कंटिन्यूशन में लगाया गया। इन फोर्थ प्लान सजेशन वर मेड फॉर एन ओरिएंटेशन ऑफ द लैंड पॉलिसी। तो जो फोर्थ प्लान था उसके अंदर ओरिएंटेशन की जो है वो बातचीत करी गई थी। और जो फिफ्थ प्लान अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू द टेनेंसी प्रॉब्लम, जो भी टेनेंट वगैरह होते हैं ना, रेंट वगैरह की बात, उसके अंदर। अब देखते थे वाई लैंड रिफॉर्म हैव फेल्ड टू यील्ड डिजायर रिजल्ट इन इंडिया। कैसे फेल हुई है? लैक ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ लैंड, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, मॉडिफाइड ट्रांसफर ऑफ लैंड, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, सरप्लस लैंड इज फॉलोड एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन लॉज। तो लॉज अच्छे नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छे नहीं है, इन सब वजह से जो है हमारे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म फेल्ड हो गए हैं, ठीक है जी। अब रेमेडियल मेजर फॉर इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म, ये मुझे लग रहा है वीडियो बंद होने वाली है। चलो कोई नहीं, रेमेडियल मेजर क्या कहें फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अवेयरनेस क्रिएशन, लोगों को अवेयर करो। प्रिपरेशन अप टू डेट रिकॉर्ड्स, पूरे रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखो। प्रिवेंटिंग लॉस फ्रॉम फार्म लैंड, कोई भी लॉस अगर हो रहा है उसको प्रिवेंट करो। और कंट्रोल ऑन लैंड हेल्ड बाय द ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, और कई सारे पॉइंट है जो भी आप नेट से। सो यहाँ मुझे लगा था वीडियो बंद होने वाली है, जैसे कि मैंने कहा था। हाँ, तो रेमेडियल मेजर हमारे यहाँ पर चल रहा था टॉपिक। तो कंट्रोल ऑन लैंड हेल्ड बाय ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस जो भी हेल्ड कर रहे हैं लैंड को। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हो, जो भी आप बुक कवर डिस्कस कर मतलब देख रहे हो, या फिर कोई नोट्स देख रहे हो, या फिर गूगल पे सर्च करो तो वहाँ पर देख सकते हो कई सारे लंबे चौड़े जो है यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन इम्पेरेटिव ऑब्जेक्टिव, इसको अलग करते हैं क्योंकि टॉपिक अलग है, काफ़ी लंबी जो है वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है ये। तो चलिए जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिए क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उसको जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी मेरी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को ले जाओ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के जो है लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। एक बार मैं यहाँ पर यूजर नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY। ये सर्च करोगे मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल फॉर मी का, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है इंस्टॉलेशन का ऐप का। तो कॉल फॉर मी को डाउनलोड करो, वहाँ पर मेरा नाम प्रतीक शर्मा या फिर मेरे चैनल का नाम BBLLB क्या सर्च कर लो, और मैं आ जाऊँगा वहाँ पर डायरेक्टली मेरे से कॉल के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हो। तो चलो जी, सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो बहुत ही बड़ा, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक यू टू BBLLB साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। और अरे यार, अब इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, कंटिन्यूशन रख रहा हूँ वीडियो, इसको बंद करता हूँ।